गुड मॉर्निंग बेटा। और लास्ट क्लास हम लोग CFT देख रहे और CFT में कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे कि क्यों पैरिंग होती है एंड क्यों पैरिंग नहीं होती। इसके रीजंस हम लोगों ने कंप्लीटली खत्म किए थे। अब आज हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है ये? आज हम लोग स्प्लिटिंग एनर्जी जिसे हम डेल्टा O बोलते हैं उसे फाइंड करने का तरीका निकालेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा O। जिसे बोलते हैं हम लोग, लिखो यहां पर देखना बेटा, यहां पर दिखाई दे रहा है कैमरा में है? ओके। कैलकुलेशन of CFSE for octahedral complex। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग इस एनर्जी को फाइंड करेंगे। आप लोग CFSE का पूरा नेम लिखना चाहो तो लिख लो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आप सबको पता है कि हम लोगों ने जब इसका स्प्लिटिंग किया था तो कुछ इस तरह से किया था। पहले हम लोगों ने D ब्लॉक को यहाँ पर या D ऑर्बिटल को यहाँ पर लिखा था, उसे बोलते थे हम लोग स्टेट 1। दिस इज स्टेट 1। फिर पांचों ऑर्बिटल की एक साथ एनर्जी इंक्रीज होती थी। जब इंक्रीज होती थी तो हम लोग यहां पर उसे स्टेट 2 में लिखते थे। तो ये हो गया हमारा स्टेट 2। एंड देन आफ्टर इसका हम क्या करते थे बेटा? स्प्लिटिंग करते थे। जब हमने स्प्लिटिंग किया था तो इसको दो पार्ट में कन्वर्ट किया था। नीचे की तरफ कौन आएगा बेटा? T2G। एंड ऊपर की तरफ कौन जाएगा? EG। अब ये बेरी सेंटर है। बेरी सेंटर से ये जो नीचे का एरिया था वो कितना था? -0.4 डेल्टा O। एंड ऊपर की तरफ जो था वो +0.6 डेल्टा O। टोटल वैल्यू को हम लोग डेल्टा O बोलते हैं। अंडरस्टूड? डेल्टा O। डेल्टा O होता क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और उसी को फाइंड करने की बात यहां पर चल रही है। समझ में आ रहा है? तो अब होगा क्या कि ये डेल्टा O की वैल्यू हर बार अलग अलग होगी। कुछ फैक्टर है जिसके ऊपर ये डेल्टा O की वैल्यू डिपेंड करती है, जैसे कि लिगेंड का टाइप क्या है, मींस कितना स्ट्रेंथफुल लिगेंड है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये गैप बड़ी होगी यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, तो यदि वीक फील्ड वाला लिगेंड होगा तो ये गैप कम होगी। सही बात है? तो ये डेल्टा O की वैल्यू एक तो किसके ऊपर डिपेंड करती है? लिगेंड के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा CMI, चार्ज कितना है। जितना चार्ज बड़ा होगा न्यूक्लियस का पावर अट्रैक्शन बढ़ेगा। न्यूक्लियस का पावर ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का ट्राई करेगा, और जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का ट्राई करेगा तो लिगेंड जो है वो वीक भी कभी कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह वर्क कर सकते हैं, जैसे कि कोबाल्ट +3 के लिए ऑक्सीजन डोनर H2O and C2O4 2-। कहने का मतलब ये है कि यहां पर डेल्टा O की वैल्यू बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, Z इफेक्टिव जब बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और डेल्टा O की वैल्यू बढ़ सकती है। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लिखना है, लिखो डेल्टा O इक्वल टू -0.4 डेल्टा O n T2G। ये होता क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी। 0.6 डेल्टा O NEG प्लस NB प्लस NB। अब ये बहुत सिंपल सी बात है। डेल्टा O तो रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखते हैं। 0.4 0.6 जो वैल्यू गिवन है उससे लिख लिया मैंने। n T2G का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, number of electron in EG orbital, and please say here NP, number of pairs
कितनी टोटल पेयर है। अब कभी कभी यहां पर कंफ्यूजन ये होते हैं, कुछ कुछ केस में आपको जब ऑप्शन देंगे तो ऐसे ऑप्शन होंगे, एनपी का मतलब 2 करने हैं आपको, एनपी के 2 मतलब यहां पर लिख लेता हूं, नंबर ऑफ टोटल पेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और कभी कभी उसमें नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी काउंट करते हैं, टोटल नहीं काउंट करके न्यू इलेक्ट्रॉन पेयर भी काउंट करते हैं। वो कैसे हो सकता है बेटा, मान के चलो आपके पास यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने 5, या फिर मान के चलो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 कितनी पेयर है, 1 पेयर है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो ये कैसा होगा, गैप बड़ा, गैप बड़ा होगा तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पेयर कितनी हुई 3। तो कभी कभी यहां पर 3p लिखा होगा ऑप्शन में, या कभी कभी 2p भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू पेयर तो 2 ही हुई, एक पेयर तो यहां पर थी, तो ऑप्शन में दोनों अवेलेबल नहीं होंगे। सो डोंट वरी, समझ में आया पॉइंट। कभी कभी वो आपसे टोटल पेयर पूछ सकते हैं, मींस ऑप्शन में 3 पेयर दे देंगे, या कभी कभी आपको न्यू पेयर भी काउंट करनी पड़ेगी। कितने लोग समझ पा रहे हैं? ओके गुड। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके साथ भी कभी काउंट कर सकते हैं, या फिर अकेली न्यू पेयर भी काउंट कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो एनपी इज इक्वल टू, नोट करो, NT2G क्या होता है, NEG क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, यहां पर देखना आ रहा है यहां पर कैमरे में। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट CFSE फॉर D6 एंड यहां पर आपको एक चीज लिख के दे रखी है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप वाला है एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड नहीं दिया, बट लो स्पिन दिया है, तो कॉमन सेंस है कि लो स्पिन है इसका मतलब पेयरिंग होती होगी, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो आप इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बेटा, 6 2 पार्ट में कन्वर्ट करो, यहां पर क्या आएगा T2G, यहां पर क्या आएगा EG, यहां से ऊपर का पार्ट कितना है +0.6 डेल्टा O, यहां से नीचे का पार्ट कितना है -4 डेल्टा O। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है D6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब उसे यहां पर जब अरेंज करूंगा तो पहले इसे देखो, लो स्पिन है, लो स्पिन है मींस ये स्प्लिटिंग कैसी है, बड़ी है, स्प्लिटिंग बड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट इस तरह से मैं करूंगा कि नीचे का ऑर्बिटल सबसे पहले फिल्ड हो जाए, देन आफ्टर यदि बचेंगे तो हम ऊपर जाएंगे। तो यहां पर पहले 1 2 3 4 5 6। हाँ, कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं, इसमें CFT के अंदर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से रूल का वायोलेशन करता है, तो ये याद रखना हर बार, हाँ, जो कि मैंने बताया है पहले भी, लेकिन याद रखना। चलिए 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब मुझे CFSE कैलकुलेट करनी है बेटा, इसी को डेल्टा O बोलते हैं। तो डेल्टा O कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे बोलो, -0.4 डेल्टा O N T2G प्लस 0.6 डेल्टा O N EG प्लस NP। चलिए -0.4 डेल्टा O N T2G, T2G के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो यहां पर हम लिखेंगे 6 प्लस 0.6 डेल्टा O N EG में कितने हैं बोलो बेटा 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस NP के 2 मतलब करें यहां पर नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, यदि मैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर लिखूंगा तो क्या होगा 3 पेयर, लेकिन ये भी हो सकता है नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एक पेयर तो थी और 2 पेयर नहीं बनी, तो यहां पर 3p और 2p दोनों में से एक ऑप्शन होगा आपके सामने, दोनों में से एक ऑप्शन होगा आपके सामने। दोनों होंगे सर तो क्या करें, ऐसा नहीं होगा बेटा, भरोसा रखो, दोनों में से एक ऑप्शन होगा, अंडरस्टूड। चलो कैलकुलेट करो कितना होगा ये, -2.4 डेल्टा O प्लस 0 हो जाएगा ये तो, और ये 3p और 2p हो सकता है, नोट करो।
6 लिखा मैंने, लेकिन एक्चुअली ये फर्स्ट है, इसकी अंदर पहला ही है। कैलकुलेट CFSE फॉर FE CN6 -3। खुद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? देखो कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है, लिगेंड पावरफुल है, स्ट्रेंथ वाला है, वो दिख रहा है, आयरन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बेटा इसमें बताओ? प्लस, वेरी गुड। -3 है, साइनाइड का -6 आएगा टोटल, तो ये +3 डालूंगा तब जाके -3 बचेगा। आयरन का 28 नंबर होता है, ऐसा है, वेरी गुड, जागते रहो। 3d6 4s2 एंड Fe +3 आएगा यहाँ पर, 3d5 4s0। कर सकते हो कि नहीं आप लोग? 3d5 आ गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्प्लिटिंग करवाओ। स्प्लिटिंग किस तरह से करोगे? तो हाई स्प्लिटिंग करनी है, गैप बड़ी रखो। चलो आगे आंसर। इसमें न्यू पेयर या टोटल पेयर सेम ही रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। नीचे ही क्यों भर दिए मैंने इलेक्ट्रॉन को? ये साइनाइड कैसा है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो पेयरिंग करवाएंगे हम लोग। हाँ, कभी कभी देखो इसमें कब प्रॉब्लम होता है। अब ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको, तो थोड़ा ध्यान रखो, कोबाल्ट +3 है, वाटर है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो जनरली हम क्या करते हैं, वाटर इज अ वीक लिगेंड, ऊपर की तरफ चले जाते हैं जल्दबाजी। लेकिन मैंने जो आपको स्पेशल पॉइंट लिखा है उसमें मैंने ये मेंशन करवाया है कि ऑक्सीजन डोनर कैसे होते हैं यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो यहाँ पर पेयरिंग करनी पड़ेगी आपको। चलो यहाँ पर CFSE की वैल्यू कितनी आएगी डायरेक्टली लिखूं मैं, -0.4 डेल्टा O इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 5 प्लस ऊपर EG में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 0 कर लूं वहां पर डायरेक्टली, प्लस टोटल पेयर बोलूं या न्यू पेयर बोलूं, 2 ही है, तो यहां पर आएगा 2p, तो ये हो जाएगा -2.0 डेल्टा O प्लस 2p CFSE, ये वैल्यू आ गई। तो आसान है, सिर्फ फॉर्मूला को फॉलो करना है और कुछ इसमें है नहीं। कर सकते हैं? गुड, लिखो चलो। निकाल दो इसे, हो गया सबका। हेडिंग लिखो, हाउ टू कंपेयर splitting energy of different complex। अब तक तो हमें ये पता है कि स्ट्रॉन्ग में ज्यादा होती है, वीक में कम होती है, राइट? अब देखते हैं कि कंपैरिजन के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखना है।
स्प्लिटिंग एनर्जी, SE मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको याद रखना है, दिस इज द स्प्लिटिंग एनर्जी. स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द चार्ज ऑफ CMI. सेंट्रल मेटल आयन के चार्ज के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है. दूसरा हो सकता है स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड. लिगैंड की स्ट्रेंथ के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है. स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द Z इफेक्टिव ऑफ CMI. ये तो कॉमन सेंस है कि चार्ज जब CMI का बढ़ता है तो Z इफेक्टिव बढ़ता है. अब Z इफेक्टिव क्या होता है, ये क्वेश्चन है किसी के दिमाग में तो आप गलत क्लास में. Z इफेक्टिव ये तो पता ही होना चाहिए. एंड लास्ट लिखो स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी. अब जनरली हम जो देख रहे हैं उसमें ML4 एंड ML6 टाइप के कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा है हमारे सिलेबस में, राइट. एंड ये जो CFT देख रहे हैं उसमें ऑक्टाहेड्रल की ही डिटेल दे रखी है आपको, लेकिन हम टेट्राहेड्रल भी पढ़ेंगे, स्क्वायर प्लेनर भी पढ़ेंगे, डोंट वरी. तो पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, बट आपको ये पूरी डिटेल शेयर करने के बाद ये पता चलेगा कि डेल्टा SP मींस स्क्वायर प्लेनर, O मींस ऑक्टाहेड्रल एंड डेल्टा T मींस टेट्राहेड्रल. तो डेल्टा SP जो है वो सबसे बड़ी होती है, स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है. उसके बाद डेल्टा O आता है, सबसे छोटी होती है डेल्टा. तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है. कभी कभी करेंगे क्या है, सेम लिगेंड दे देंगे तो स्ट्रेंथ तो काम करेगी नहीं क्योंकि स्ट्रेंथ सब में सेम है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में, लेकिन एक स्क्वायर प्लेनर वाला होगा और एक ऑक्टाहेड्रल वाला होगा. तो कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा कि वहां पर स्क्वायर प्लेनर है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी उसकी ज्यादा होती है. तो ये सारी चीजें हमें काम में लेनी है. दूसरा एक ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी. ये भी ध्यान रखना है 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, ये तीन डिफरेंट सीरीज की कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं. इसमें 3D की कंपेयर में 4D की ज्यादा, 4D की कंपेयर में 5D की ज्यादा होती है. तो ये भी याद रखो क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऐसे हो तब भी कंपैरिजन करनी पड़ेगी हमको. तो ये 5 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, इसके ऊपर से क्वेश्चन करेंगे, नोट करो. यदि आप रिलेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O एंड डेल्टा SP इज इक्वल टू 1.3 डेल्टा O. अब यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी. ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, चार क्वेश्चन हो जाएंगे आपके. NiH2O6 plus 2, NiNH3 plus 2, and NiNO2 6 minus 4. फिर है NiCl2 Cl4 NiCl4 minus 2, चलिए कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व. इसमें से कोई एक करेक्ट ऐसा नहीं बोल रहा, सब में ऑर्डर निकालना है, किसकी बड़ी है किसकी
कम हो। हो गया? आपके सामने गिवन है कि कौन से फैक्टर स्प्लिटिंग एनर्जी के साथ रिलेटेड है, और फिर उसमें एक एक फैक्टर के लिए मैंने एक एक क्वेश्चन दे दिया। तो हर बार फैक्टर देखो और आपको गिवन क्वेश्चन देखो। हो गया? ये बता दो। बेटा कितने लोगों ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर ली? रेजर, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? नोबडी। वाओ। देखो यहां से हमने बोल दिया कि याद करना है। अब याद नहीं किया तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? गुजराती मीडियम में मेजर लिस्ट नहीं याद कर लिया, कल पूछा था मैंने क्वेश्चन से, और आपके क्लास में याद नहीं करते, जबकि एक्सपेक्टेड है हमारी ओर से कि याद तो करके आए होंगे आप। ऐसा नहीं चल सकता बेटा, याद करके आइए, प्रॉब्लम होगा आपको ही। समझो अब क्वेश्चन ये वाला जो है वो लिगेंड के ऊपर बेस्ड है। अब होगा क्या कि आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं है, तो किसका ज्यादा किसका कम वो नहीं पता स्ट्रेंथ, तो फिर क्वेश्चन आपके सामने लग पता है आपको कि इसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन वो याद नहीं होने की वजह से आपको छोड़ना पड़ेगा। राइट? गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव रखा है, शायद पास हो जाए तो अच्छा है आपके लिए। 25 क्वेश्चन जेडबलई में आते हैं आप लोगों को, वो आपको 30 देंगे, उसमें से कोई भी 25 आपको अटेंड करना, तो ऑप्शंस मिलेंगे आपको। सिमिलरली इन नीट तो हो सकता है कि 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आए, जिसमें से आपको अटेंड तो जितने 720 मार्क्स का ही करना है, लेकिन आपके पास ऑप्शन होंगे तो होगा क्या कि जो नहीं आता उसे छोड़ सकते हो। उसमें क्या था, जो दिया वही सॉल्व करना, कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है, टाइम, आपकी स्पीड नहीं है तो इसमें ज्यादा फंसोगे। ऑप्शन होना अच्छी बात भी है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने ज्यादा टाइम लगा दिया। क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये थियरी का क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है इसका। यदि क्लिक नहीं होता तो तुरंत आगे बढ़ो, क्योंकि सबसे पहले 100 क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट के करो, लेकिन पहले 100 क्वेश्चन आपके 1 से सवा घंटे में हो जाने चाहिए। 1 घंटे से सवा घंटे के अंदर पहले 100 क्वेश्चन, नीट में बात कर रहा हूं, नीट वालों के लिए 100 क्वेश्चन, जेडब्ल्यू वालों को 100 क्वेश्चन तो आते ही नहीं हमारे। आप लोगों के 25 to 30 भी हो सकते हैं ना, तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। 30 क्वेश्चन भी आपने पहले 1 घंटे में कर दिया तो बहुत है, क्योंकि लाने ही आपको तो 150 प्लस है। कुछ लोगों के लिए तो 150 200 प्लस आए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप सिक्योर हो जाओगे, आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। बट 150 प्लस भी आते हैं, क्योंकि वहां पर पेपर का टफनेस कुछ अलग लेवल का होता है। नीट का तो ठीक है,
मेहनत और हिम्मत चाहिए जेईई को अटेंड करने के लिए। नीट के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत लगती है, बिल्कुल लगती है, बट जनरली ऐसा देखा गया है कि नीट वाले ज्यादा सिंसियर होते हैं, जेईई वाले तो बिंदास होते हैं, चलो लेके आते क्या उठा लेगा देखिए। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल फोकस्ड होते हैं, कुछ लोग परसेंटेज वाइज देखें तो कम होते हैं फोकस्ड स्टूडेंट, वैसे भी मैथ्स में कम है और उसमें फोकस्ड स्टूडेंट कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली रेशियो कम हो जाता है। चलो यहां पर देखते हैं, कोबाल्ट H2O6 Ml6 है, Ml6 है। दूसरी चीज सेंट्रल मेटल कॉमन है, लिगेंड कॉमन है, ऑक्टाहेड्रल है दोनों। तो यहां पर कहानी आती है +2, तो कोबाल्ट का +2 चार्ज है, यहां पर कोबाल्ट का +3 चार्ज है। पहला स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द चार्ज ऑफ CMI। किसका चार्ज ज्यादा है बेटा? इसका। तो ये इस तरह से आएगा, किया है आप लोगों ने, गुड। चलो ये NiH2O6, NiNH36, NiNO26 मींस तीनों Ml6 है, पहला पॉइंट मींस ऑक्टाहेड्रल हो गया। फिर ये H2O वीक लिगेंड है, उससे स्ट्रेंथ वाला है, अमोनिया इससे स्ट्रेंथफुल है, NO2। दूसरी चीज CMI भी चेक करना पड़ेगा। CMI देखोगे तो इसका +2 आ रहा है, इसका भी +2 आ रहा है, NO2 -1 होता है, 6 है तो -6, तो ये भी +2, तो CMI कॉमन है। सिर्फ स्ट्रेंथ से आंसर आएगा, स्ट्रेंथ में NO2 की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है C। ओके, स्पेक्ट्रोकेमिकल से ये याद करना पड़ेगा आपको। चलो देन आफ्टर NiCl4 -2 बेटा निकल +2 आएगा, पैलेडियम +2 आएगा, प्लैटिनम +2 आएगा। बट ये 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का है, 5D सीरीज का। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया 3D से 4D, 4D से 5D ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी रखता है। और यहां पर देखो आप लोग, तो ये Ml4 है, ये Ml6 है। Ml4 में ये क्या है? Cl4। Cl कैसा लिगेंड? वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा कि टेट्राहेड्रल बनाएगा? टेट्राहेड्रल बनाएगा बेटा। टेट्राहेड्रल बनाएगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी कंपेयर में ये दोनों आ गए। टेट्राहेड्रल की वैल्यू कम होती है, ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा। ये ऑक्टाहेड्रल बना रहा है सर, इसमें तो एरो ऐसा, इसमें क्यों ऐसा? अरे बेटा ऑक्टाहेड्रल इस तरफ है, इसमें बोलो बेटा। फर्स्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो कोबाल्ट में ज्यादा है एज कंपेयर टू कोबाल्ट +3। तो किसी भी हिसाब से ऐसा नहीं सोच सकते कि Z इफेक्टिव लास्ट इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा या ऐसा। देखो ये तो आप तो सोच रहे हो, लेकिन उसको चार्ज के साथ कंपेयर करो। जैसे कि कोबाल्ट +3 है, तो कोबाल्ट +3 का चार्ज न्यूक्लियस से पावर ज्यादा निकलेगा और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि चार्ज ज्यादा और इलेक्ट्रॉन चार्ज ज्यादा हो बट इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। चार्ज तभी बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। समझ में आए? दोनों ऑपोजिट तो हो ही नहीं सकते कि चार्ज भी, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, चार्ज भी ज्यादा है, तो प्रोटॉन डाले हमने बाहर से, ऐसा हो नहीं सकता। समझ में आए? क्लियर है बेटा? चलो अब ऊपर हेडिंग थोड़ा चेंज करो। हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्प्लिटिंग एनर्जी की जगह लिख लो स्टेबिलिटी। सारे फैक्टर्स एक साथ हो तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं आएगा, मुझे तो नहीं मिला। स्टेबिलिटी में आ सकता है तो मैं प्रायोरिटी बताऊंगा। ये सारी चीजें तो आती है इसमें अगेन, लेकिन दो चीजें जो इंपॉर्टेंट सबसे पहले आनी चाहिए, ये तो 5 है ही, लेकिन इससे पहले 2 लिखनी है, वो है सबसे पहले लिखो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब ये कौन सी बला का नाम है भाई? सिनर्जिक बॉन्डिंग। कितने लोगों ने लेक्चर देखा था सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला? वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, देखा था कि नहीं? इसमें सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर होते हैं। सिग्मा डोनर थोड़ा बता देता हूं, जरा ध्यान रखना। मान के चलो यहां पर लिगेंड है, यहां पर मेटल है, प्लीज आवाज नहीं। यहां पर मेटल है, यहां पर लिगेंड है। लिगेंड का रोल क्या है बेटा?
डोनेट करना, तो क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। बट ये मेटल के पास जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है इसी को क्या बोलते हैं, सेनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं, सेनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं, जिसे हम लोग बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हम बैक बॉन्डिंग बोलते थे, इसमें सेनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। कहानी वही है, बैक बॉन्डिंग वाली ही है, बट नॉर्मल कंपाउंड में होता है तो उसे बैक बॉन्ड बोलते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स में होता है तो उसे सेनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो लिगेंड सिग्मा बॉन्ड बनाएगा एंड मेटल लिगेंड के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। तो लिगेंड की बात करें, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, दैट इज एनर्जिक बॉन्डिंग। सबसे पहला फैक्टर यही देखना है, सबसे पहला फैक्टर यही देखना है। एंड देन आफ्टर कोई भी कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी नंबर ऑफ चिलेट रिंग। चिलेट भी बोलो, चिलेट भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चिलेशन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, चिलेशन, नंबर ऑफ रिंग्स। और नंबर ऑफ रिंग्स भी कैसे फाइंड करते हैं वो भी बताया था मैंने, पता है ना आपको। तो यस, डेंसिटी से पता चल सकता है। जिसमें 3 डेंसिटी है, 3, हाँ, तो उसमें 2, एक कम होता है इन शॉर्ट। और वो प्रैक्टिकली भी देखा था हमने कि Q2 होती है, Q3 होती है, वो हम सब देख चुके हैं। वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा अभी, ओके। लेकिन दो देख लिए हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये सारी चीजें मैं वापस डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो सेनर्जिक बॉन्डिंग सबसे पहले प्रायोरिटी में देखनी है, फिर नंबर ऑफ चिलेट, और वहां से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। 99.9% यही से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। शायद ही आपको ये सारे फैक्टर देखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे तो आएंगे ही आएंगे। ये पहले प्रायोरिटी में भी क्या लिखोगे, पहले प्रायोरिटी में आपको देखना है बेटा सेनर्जिक बॉन्डिंग पहले एंड फिर चिलेट रिंग, फिर चिलेट रिंग। प्रायोरिटी में भी सेनर्जिक बॉन्डिंग पहले देखो, फिर चिलेट रिंग को देखो। चलो क्वेश्चन लिखो, अभी निकाल दो इसे। क्वेश्चन है डिटरमाइन स्टेबिलिटी। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा।
5 क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो। हो गए? फैक्टर मैंने बता दिए हैं, सिर्फ आपको आंसर करना है फैक्टर का यूज करके। चलो हो गया? चलो पहला क्वेश्चन देखो, CnC2O4 3 टाइम्स। पहले तो ये Ml6 है, ये भी Ml6 ही है। C2O4 यहां पर -2 होता है चार्ज, और ये ऑक्जेलेटो है, और यहां पर बोल सकते हैं ये बायडेंटिक लिगेंड है। तो 3 बायडेंटिक लिगेंड का मतलब है 6 बॉन्डिंग हो गई, तो ये Ml6 ही है। अब ये जो है वो चिलेट नहीं हो सकता, ये चिलेट है, लेकिन ये सिनर्जिक बॉन्डिंग कर सकता है। साइनाइड कार्बन डोनर है और सिनर्जिक बॉन्डिंग हो सकती है, और हमने पहले देखा था सिनर्जिक बॉन्डिंग को प्रायोरिटी देनी है, तो यहां पर आप बोल सकते हो सिनर्जिक बॉन्डिंग। और यहां पर है चिलेट, दोनों में प्रायोरिटी किसको देनी है बेटा? सिनर्जिक बॉन्डिंग को। सेकेंड सवाल देखो, FeH2O6 +3, तो ये Ml6, FeEn thrice +3, En इथिलीन डायमाइन, बायडेंटिक लिगेंड Ml6 अगेन, डाई-En, इसका मतलब भी क्या है? देखो En को हम लोग ऐसे लिखते हैं, CH2 CH2 NH2 NH2। यहां पर मेटल होगी तो ये एक रिंग बनाएगा, एक En एक रिंग बना सकता है, तो इसमें रिंग नंबर ऑफ रिंग्स कितनी होगी? 3 होगी बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बायडेंटिक में n-1 एक रिंग आएगी। चलो डाई-En का मतलब क्या होता है? CH2 CH2 NH CH2 CH2, यहां पर NH2 एंड यहां पर भी NH2। यहां पर मेटल है तो एक ये डोनेट करेगा, एक ये डोनेट करेगा, एक ये डोनेट करेगा। कितनी रिंग बना सकता है? 2 रिंग बना सकता है। कितने हैं? 2। तो ये टोटल कितने हुए? 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको यहां पर टोटल नंबर ऑफ रिंग्स 3 आ रही है, यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी आएगी? 4 आएगी। 2 डाई-En है बेटा, तो 2 और 2 4 हो जाएगी, यहां पर 3 बनेगी। तो रिंग नंबर ऑफ बढ़ेगी तो चिलेशन बढ़ा, चिलेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले में तो कोई रिंग नहीं बन रही है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड। चलो देन आफ्टर
COH2O6 प्लस 2 COH2O6 प्लस 3 Ml6 लिगेंड सेम, बट CMI का चार्ज देखो, CMI का चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, फैक्टर चार्ज ऑफ CMI। देन NiH2O6 NiNH36 NiNO2 ट्वाइस नहीं लिख सकते आप, 6 ही करना पड़ेगा, गलती है, 6। ओके बेटा 6 कर लेना है। बताओ चलो, और इसमें चार्ज क्या आएगा? चार्ज आएगा -4, चार्ज आएगा -4। NO2 का -1 होगा, 6 NO2 -6, इसके +2 है। चार्ज सब पे +2 है, लिगेंड अलग अलग है, ये वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, इससे भी ये स्ट्रॉन्ग वाला है, और लिगेंड जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो यहां पर लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऊपर से हमने इसे आंसर किया। देन आफ्टर NiCl4-2 PdCl4-2 प्लेटिनम Cl4-2। बेटा हमने सीरीज तो देखी थी, ये 3D का है, ये 4D का है, 5D का है, लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ अलग सा है आपसे कि 5D सीरीज में जाएंगे तो साइज मेटल की बढ़ेगी नहीं क्या? साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होना चाहिए, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होना चाहिए तो उसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए, ज्यादा क्यों? हम 5D सीरीज को ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी में काउंट करते हैं, हेलो, तो स्टेबिलिटी ज्यादा ही मिलेगी उसको, ऐसा क्यों करते हैं? आपको देखना यह है कि वीक फील्ड जैसा कुछ होता ही नहीं वहां पर, सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ वर्क करते हैं। 3D सीरीज में ही सारी बवाल है ना, जितनी भी मगजमारी हमने करी वो किस सीरीज के लिए है? 4D एंड 5D सीरीज का कॉम्प्लेक्स आएगा तो उसमें तो सब कुछ, हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये 3D 4D एंड 5D, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये 4D का है, ये 5D का है, तो 5D में और भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। समझ में आ रहे सारे पॉइंट? अब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 32 ईयर की बुक जो है उसे सॉल्व करना स्टार्ट करो, लेकिन उससे पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कम से कम याद करो, फिर बाकी सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। अंदर देख देख के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, कर लूंगा मैं या कर लूंगी मैं, ये तो सर ने बताया है ना, बाद में कर लेंगे याद, इसमें क्या है, याद कर लो। अभी क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इसको ऐसे आंसर करना है, तुरंत क्लिक होना चाहिए। टाइम चला जाएगा, है नहीं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 12th में अभी अभी आए, 1 वीक पहले आप, और 2 महीने में 12th खत्म हो जाएगा आपको। ऐसा ही बोल सकते, लॉकडाउन था तो हमने ऑनलाइन जो भी क्लास ली, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैठ के जो आपको पढ़ने का मजा आना हो चाहिए, आई डोंट नो, घर पे सर बेड पे लेटे लेटे हम पढ़ रहे थे, वो मजा कुछ और था। यहाँ पर वुडन की बेंच के ऊपर बैठ के पढ़ना, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता। गद्दा लेके आइए घर से। लिखो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बेटा आवाज ना आई। अब तक आपने जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग देखा है, यदि उसका रीजन पता है तो टेट्राहेड्रल का रीजन आप खुद तय कर सकते हैं। देखो टेट्राहेड्रल के लिए कुछ चीजें तो बिल्कुल फिक्स है, जैसे कि इसका शेप हमने टेट्राहेड्रल डिटरमाइन किया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3 होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। शेप आप सब जानते हो, यहां पर मान के चलो मेटल है,
लिगेंड 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 लिगेंड, यहां से लिगेंड डोनेट कर रहे हैं, राइट। अब बेटा थोड़ा ध्यान रखो, कुछ इस तरह का शेप होता है उसमें, 1 2 3 और ये 4, राइट। अब d ऑर्बिटल को थोड़ा सा क्लासिफाई करें तो dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये दोनों ऑर्बिटल की बात करें तो ये x और ये y है, तो एक्सिस के ऊपर होती है ये ऑर्बिटल। इसे यदि मैं z मान लूं तो इस तरह से हो सकती है, ये हो गई dz स्क्वायर। ये तीनों कहां होती है? यस, जैसे कि यदि मैं इसे x एंड y बोल दूं तो ये यहां पर है, इस तरह से बेटा। इसे मैं y एंड z बोल दूं तो ये कुछ इस तरह से है, और इसे मैं z एंड x बोल दूं, z यहां पर, x यहां पर, तो कुछ ये इस तरह से है। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं वैसे। अब टेट्राहेड्रल में कोई भी दो लिगेंड के बीच में, कोई भी दो बोल रहा हूं मैं, जैसे कि ये है और ये ऊपर का है, तो ये दोनों के बीच का कितना एंगल होगा? 109 डिग्री 20। ये दोनों के बीच का भी सेम, ये दोनों का भी सेम, और ऊपर का जो है उसका सभी लिगेंड के साथ भी सेम, कोई चेंज नहीं आता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? अब होगा क्या कि यदि आप लोग इस एक्सियल ऑर्बिटल को देखो, ये एक्सिस के ऊपर है ना, तो इसे कौन सा पार्ट बोलेंगे? एक्सियल पार्ट, और ये नॉन एक्सियल है। तो एक्सियल पार्ट में यदि ऑर्बिटल होगी तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए, जो टेट्राहेड्रल में है नहीं। इसका मतलब ये तय है कि कभी भी टेट्राहेड्रल के अंदर एक्सियल ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड फॉर्मेशन जहां कहीं हो रहा है, एक्सियल पे तो नहीं हो रहा, क्योंकि 90 डिग्री पे होना चाहिए था फिर तो मेजॉरिटी केस में होगा क्या कि ये जो ऑर्बिटल होगी वो प्लेन के बीच में चली जाएगी, मींस प्लेन में कहीं ना कहीं जाएगी। यहां पर मान के चलो x ऑर्बिटल, यहां पर y ऑर्बिटल, तो दोनों के बीच में, और बीच में कौन से आते हैं? ये तीनों। तो यहां पर कहानी ये निकल के आती है कि इनका रिपल्शन ज्यादा होगा, तो T2G ऊपर जाएगा। नहीं समझ आया? T2G कहां जाता था ऑक्टाहेड्रल में? रीजन समझ में आ रहा है? यहां पर ये T2G है बेटा, हेलो, और ये EG है, तो EG एंड T2G में T2G कहां जाता था? और EG यहां पर क्या होगा? T2G ऊपर जाएगा और EG नीचे जाएगा। वहां पर एक्सियल पे बॉन्ड बनते थे, यहां पर नॉन एक्सियल पे बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहां पर जो स्प्लिटिंग आप देखोगे, ये स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। ये 5 ऑर्बिटल है बेटा, दो पार्ट में कन्वर्ट करो, यहां पर आएगी आपकी EG और यहां पर आपका T2G आएगा। तो पहला तो ये समझ लो आप। अब ये दोनों के बीच में, यहां पर और यहां पर, तो यहां पर ऊपर का जो T2G है वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ प्लस 0.4 डेल्टा T हो जाएगा। मींस T2G के लिए जो थी ना वही वैल्यू रखो, लेकिन प्लस 0.4 हो जाएगी। और ये माइनस 0.6 डेल्टा T क्यों लिख रहा हूं? टेट्राहेड्रल के लिए, तो डेल्टा T आएगा। ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 3 है। ये कौन सी दो ऑर्बिटल है बेटा? EG वाली कौन सी दो होती है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। तो ये होती है dxy, dyz, dzx और xz। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर थोड़ी सी अलग सा टाइप की हो जाएगी। दूसरी चीज, हमने एक ऑर्डर लिखा था, थोड़ा याद हो तो आपको, sp से ज्यादा होता है डेल्टा O, सॉरी sp का ज्यादा होता है डेल्टा O से, और डेल्टा O का ज्यादा होता है डेल्टा T से। तो डेल्टा T सबसे कम होता है। तो स्प्लिटिंग एनर्जी यहां पर कैसी है? सबसे कम। स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सारे लिगेंड ऑलमोस्ट एक जैसे ही वर्क कर रहे हैं, सारे लिगेंड एक जैसे ही वर्क करेंगे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन रखने के बाद ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इलेक्ट्रॉन ऊपर भेज ही सकते हैं, क्योंकि डेल्टा T की वैल्यू बहुत कम है। और डेल्टा T की वैल्यू कम होने की वजह से वो गैप इतनी बड़ी है नहीं कि कवर अप नहीं हो सकती। तो वीक फील्ड लिगेंड भी उसे कवर अप करवा सकता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी उसे कवर अप करवा सकता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? नहीं समझ में आ रहा है? कहानी हम लोग तब चेंज करेंगे जब हम लोग स्क्वायर प्लेनर को देखेंगे। तो
थोड़ा सा वहां पर डिस्क्रिप्शन ज्यादा बताऊंगा मैं कि उसमें DsP2 क्यों होता है। अभी के लिए ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां से निकल के आएगा। क्लियर सबको? तो इसका मतलब ये 2 3 4 5 ये सभी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हो जाएगी आसानी से, और सभी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हो जाएगी तो बाहर की SnP ऑर्बिटल वैकेंट रह जाएगी। बाहर की SnP, ये कौन सी ऑर्बिटल 3D 4s and 4p तो बाहर होगी, जो कैसी होगी वैकेंट होगी। इसमें तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे सब में, डेल्टा टी की वैल्यू कम है, तो बाहर जो वैकेंट ऑर्बिटल है SnP वही हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे। समझ में आ रहा है? ये तो वैकेंट होगी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही इस तरह की निकलेगी इसमें कि ये वैकेंट नहीं मिलेगी। तो ज्यादातर कौन सी ऑर्बिटल यूज करेंगे SnP, तो 4s and 4p मिला के क्या बनाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। क्लियर है? चलो, तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग टेट्राहेड्रल के बाद स्क्वायर प्लेनर के बारे में लिखेंगे। टेट्राहेड्रल का खत्म हो गया, और कुछ है नहीं इसमें। रिलेशन मैंने लिखवा दिया डेल्टा 1 डेल्टा टी का 4/9 वाला लिख लिया आप लोगों ने, तो ये याद करना है, वैल्यू सिर्फ पूछते हैं आपको, ओके। और आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको सिर्फ डायग्राम दिया है, ये उल्टा डायग्राम क्यों होता है उसका रीजन नहीं बताया, लेकिन आपको अब पता होना चाहिए कि ये उल्टा क्यों है ऑक्टाहेड्रल से। कितने लोग समझ पाए? रिपल्शन जिसके साथ ज्यादा होगा वही ऊपर जाएगा, और यहां पर रिपल्शन T2G में क्यों होता है? ड्यू टू इट्स शेप, ड्यू टू इट्स शेप। समझ में आया? चलो, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।